फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग रेशो। 12th अकाउंटेंसी एनसीईआरटी की बुक पे बेस होगा। इस चैप्टर को हमने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो, जो कि हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। सेकेंड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक एडवांटेज, फोर्थ लिमिटेशन, और फिफ्थ जो है वो है टाइप्स ऑफ रेशो, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग रेशियो का वो है कि इसकी वजह से हम बिजनेस के उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर हमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं आईटीसी लिमिटेड का। आईटीसी लिमिटेड का जो हमें टेबल दिया गया है, इसमें ओवरऑल प्रॉफिट है 500 रुपीज़, सेल्स है 5000। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना परसेंट होगा? 10%। तो ओवरऑल कंपनी ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, 10% प्रॉफिट अर्न किया है। अगर अब हम देखते हैं कि आईटीसी लिमिटेड जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, सिगरेट्स, स्टेशनरी, पर्सनल केयर, डेयरी प्रोडक्ट, होटल और फूड प्रोडक्ट। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट वाइज अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो सबसे अच्छा जो प्रॉफिट है वो हमारा है होटल में 30%, सेकेंड है हमारा डेयरी प्रोडक्ट 20%, और अगर सबसे कम की बात करें तो हमारा फूड प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है 5% का, और स्टेशनरी में हम जो है वो 5% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट किया, हमने जो रेशियो एनालिसिस किया है, इसकी वजह से हम ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आईटीसी लिमिटेड को फूड प्रोडक्ट पे जो है वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और उसके बाद में स्टेशनरी पे। हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है कि अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प से हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे और ग्रोथ की पोटेंशियल है। कैसे? अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कि आईटीसी लिमिटेड जो है वो अपने स्टेशनरी बिजनेस में 50 प्रॉफिट, 1000 की सेल्स, तो 5% प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड ही सोचे कि हम प्रॉफिट में हैं, वेरी गुड, 5%, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं इसके कॉम्पिटिटर से। तो आईटीसी लिमिटेड का जो कॉम्पिटिटर स्टेशनरी में वो है डॉम्स। यहाँ पे डॉम्स का अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो वो है 110, सेल्स है 1100, तो प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना हो गया? 10%। तो अब यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड जब डॉम से कंपेयर करेगी तो क्या होगा कि हम 5% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, डॉम्स 10% कर रही है। इसका मतलब अभी इस जो स्टेशनरी एरिया है उसमें पोटेंशियल है कि हम 5 to 10% हमारा जो है प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो कंपनी जो है इस पे फोकस करेगी। हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है कि रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम किसी भी कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। किन टर्म्स में? प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में। कैसे? हमने अभी एग्जांपल देखा आईटीसी का कि ओवरऑल 10% प्रॉफिट है, बट उसके अगर हम वन बाय वन अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट लॉस में था, एक पे कम था। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी और सोल्वेंसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन लेती है तो लोन की ईएमआई जो है कंपनी को पे करनी होगी। लोन लिया है तो ईएमआई चुकाना पड़ेगा। अब अगर कंपनी का जो लोन है वो शॉर्ट टर्म है, मतलब 1 साल में पे करना है, तो उस लोन को कंपनी पे कर सकती है या नहीं कर सकती, उसकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी एनालिसिस करते हैं। अगर कंपनी ने जो लोन लिया है अगर वो लॉन्ग टर्म लोन है, 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन में चुकाना है, उसको कंपनी पे कर सकती है या नहीं कर सकती, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्वेंसी एनालिसिस करेंगे। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी लेवल की। तो आप एक नीचे ग्राफ देख पा रहे होंगे, इसमें हमने क्या शो किया हुआ है? प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय पे कितना प्रॉफिट है। तो अगर फॉरेन बैंक्स की बात की जाए तो 3.4 मिलियन रुपीज प्रॉफिट अर्न करते हैं एक एम्प्लॉय पे, जबकि प्राइवेट बैंक कितना कर रहे हैं? 1.1। इसका मतलब प्राइवेट बैंक जो है फॉरेन बैंक से बहुत ही कम एफिशिएंट है। उनके एम्प्लॉय जो हैं वो फॉरेन बैंक जितने मेहनत नहीं करते। अगर हम पीएसयू की बात करें तो 0.6 मिलियन। इसका मतलब जो है वो पीएसयू के जो एम्प्लॉयज हैं वो प्राइवेट और फॉरेन बैंक दोनों से ही कम एफिशिएंसी पे काम करते हैं, लेस एफिशिएंट है। तो रेशियो एनालिसिस से जो है वो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है कि रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम हमारी कंपनी या फर्म को हमारी उस इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी या फर्म से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया कार इंडस्ट्री का।
तो ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमने मारुति सुजुकी जो है उसका डेटा दिया हुआ है कि अगस्त 18 में 1,58,000 कार इन्होंने बेची, और अगस्त 19 में कितनी बेची है? 1,06,000। तो यहां पर मारुति सुजुकी की जो सेल्स है उसमें कितना परसेंट जो है वो डिक्रीज हुआ है? 32%। 32% जो है हमारी कार की सेल जो है वो डिक्रीज हुई है। अगर हम बात करें अब M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इन्होंने अगस्त 18 में 48,000 सेल करी और अगस्त 19 में 36,000। इनमें जो डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ है? 25%। अब अगर इस तरीके से कंपेयर करें कि मारुति सुजुकी की जो है वो 1,58,000 से 1,06,000, मतलब करीब 52,000 कार जो कम बिकी है। जबकि अगर हम टाटा मोटर की बात करें कि 18,000 से 7,000 कारें हो गई, मतलब 11,000 कारें कम बिकी हैं। तो मारुति सुजुकी जो है उसका डिक्रीज ज्यादा है नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म्स में। उन्होंने 52,000 कम किया है, इन्होंने 11,000 कम किया है। लेकिन अगर हम एज ए परसेंटेज देखते हैं तो मारुति का जो डिक्रीज है वो 32% है, जबकि टाटा मोटर का कितना है? 18,000 से 7,000, 60.28, 60% का डिक्रीज है। मतलब टाटा मोटर जो है उन्होंने बहुत ही कम यूनिट बेची है एज कंपेयर्ड टू मारुति सुजुकी और दूसरी कंपनीज। तो यहाँ पे हम जो है रेशियो एनालिसिस परसेंटेज की वजह से हमारी कंपनी को उसी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम रेशियो एनालिसिस के हेल्प से प्रोजेक्शन कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं कि आने वाले जो ईयर है उसमें हम कितनी सेल करेंगे या हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे या हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि इस कंपनी ने 2017 में 280 मिलियन यूनिट सेल करी हैं, 2018 में 295, मतलब 15 यूनिट जो है वो इनकी प्लस हुई हैं। तो ये कितना परसेंट है? ये करीब 5% है, 2017 से इंक्रीज हुआ है। 2019 में अगर बात करें तो कितना हो गया? 295 से 310, करीब करीब वापस से 5% जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो अब अगर हमें 2020 के लिए प्रोजेक्शन करना हो कि नेक्स्ट ईयर में कंपनी जो है कितनी यूनिट सेल करेगी, तो हम 310 पे जो है वो 5% का इंक्रीज लेके चलते हैं। तो इस तरीके से जो कंपनी है वो अगले साल कितना यूनिट्स बेचेगी? 327, और 21 में कितना बेचेगी? 345। अब इसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हेल्प होगी? देखो, अगर आपने आपकी सेल्स क्वांटिटी अगर एस्टिमेट कर ली है तो अब आपको क्या करना है? आपको उसके लिए रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, आपको उसके हिसाब से लेबर भी मैनेज करनी है, आपको उसके हिसाब से अपनी प्लांट एंड मशीनरी जो है वो भी मैनेज करनी है। ठीक है, आपको अगर इतनी यूनिट अगर आप बनाएंगे तो उसको बेचने के लिए आपको जो है वो सेल्स प्रमोशन पे भी ध्यान देना होगा। तो आप रेशियो एनालिसिस की वजह से एस्टिमेशन कर सकते हैं, और वो एस्टिमेशन जो है वो आपके बिजनेस की जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के यूज आता है। हम जो ऑब्जेक्टिव है उनको समराइज करते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने देखा कि रेशियो एनालिसिस की वजह से हम बिजनेस के उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। दूसरा, हम उन एरियाज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर मेहनत और करके, वो थोड़ी सी और मेहनत करके वहां पे पोटेंशियल है ग्रोथ करने की। थर्ड, हमने देखा था कि रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम किसी भी बिजनेस या फर्म का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी टर्म्स में। फोर्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम हमारी कंपनी या फर्म को जो है इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी या फर्म से जो है कंपेयर कर सकते हैं कि हमने अच्छा परफॉर्म किया या अच्छा नहीं किया। हमारा जो फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव लास्ट है वो था कि हमने रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम हमारे जो कंपनी है या फर्म है उसके लिए एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।